हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक देखेंगे दैट इज इनइक्वालिटीज इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो लिख लो टॉपिक इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, ठीक है ना, इन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं क्या यूज होगा, कैसे करेंगे, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स पे जंप करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़े हैं कि अगर fx जो है gx से बड़ा है तो एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड बाय fx विल बी ग्रेटर देन gx। क्या था? इफ f of x इज ग्रेटर देन g of x। अगर कोई फंक्शन fx gx से बड़ा होगा तो हमने पहले देख चुका है, ये हम प्रूव भी कर चुके हैं, f of x dx इज ग्रेटर देन g of x dx। ठीक है ना। एल्जेब्रिक एरिया नहीं बोल रहा हूं मैं, एल्जेब्रिक एरिया मतलब इंटीग्रेशन, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वी कैन टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड, लाइक दैट वे वी कैन टेक। तो लेट्स से मैं a टू b ले रहा हूं, ठीक है ना। तो इस चीज का यूज करूंगा मैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है, देखना ये जरूर बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक काम करता हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोग पॉज करके इसको पहले कॉपी कर लो। मैंने बोला सेकंड पॉइंट देखना ध्यान से, इसी चीज का बहुत जगह यूज होगा जो मैं बता रहा हूं। क्या है देखो, पहले लिखो कि इफ f का मैक्सिमम वैल्यू, मैंने बोला कि अगर f max इज कैपिटल M, ठीक है ना, जो भी इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है उसके अंदर fx का मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M है एंड f मिनिमम इज इक्वल टू लेट्स से स्मॉल m। मैंने बोला f max कैपिटल M है, f मिनिमम स्मॉल m है। अब मैं कमेंट करूंगा अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम a टू b। कैसे देखना, पहले मैं डायग्राम से बता रहा हूं। देखो लेट्स से मेरा x इज इक्वल टू a ये लाइन है और दिस इज माय x इज इक्वल टू b, और मैं कैसा भी फंक्शन बना लेता हूं। तो लेट्स से मैंने ऐसा बना लिया, कैसे भी बना सकते हैं, मैंने सब कुछ ले लिया, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर दोनों ले लिए, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग कैसा भी हो सकता है, कहने का मतलब, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब हम क्या करने वाले हैं, देखो अब मैंने बोला कि जो हमारा a टू b है, a टू b fx dx, वो क्या देगा, वो तो ये वाला एरिया देगा। जैसे मैं अगर शेड करना चाहूं तो इसको मैं शेड कर देता हूं विद अ डिफरेंट कलर। दिस इज अ ग्राफ ऑफ fx, ठीक है ना, ये मेरा fx का ग्राफ है, y इज इक्वल टू fx। तो मेरा एरिया क्या होगा, ये वाला रीजन देगा, a टू b fx dx इज दिस रीजन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फिगर दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय fx बिटवीन x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b एंड x एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि जैसे इसके हिसाब से जो मैंने लिखा कैपिटल f max का वैल्यू इज कैपिटल M, तो अब दिख रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर जो मैंने फिगर बनाया उसके हिसाब से ये मेरा हो गया f max मतलब कैपिटल M, और ये जो मेरा हो गया दिस इज माय स्मॉल m। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखना ध्यान से सुनना, कि जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व है, चल वो किसके किसके अंदर आ रहा है, देखना है, ध्यान से सुनना। पहले मैं एक काम और करता हूं, नंबरिंग कर देता हूं। तो लेट्स से इसको मैं पहले नंबरिंग कर रहा हूं, ए और लेट्स से बी, दिस इज सी, दिस इज डी पॉइंट, दिस इज ई पॉइंट, दिस इज एफ पॉइंट, ठीक है ना। ए बी सी डी ई एफ मैंने वो पॉइंट्स ले लिए, और ए जो पॉइंट है उस पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना लिखा हमने, कैपिटल M। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा कैपिटल M, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा स्मॉल m, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एरिया अंडर द कर्व है दैट इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ दिस स्मॉल रेक्टेंगल, एंड एरिया अंडर द कर्व इज ग्रेटर देन दिस बिगर रेक्टेंगल, मतलब ACDEF, ACDF, ठीक है। तो वहीं से मेरा इनइक्वालिटी आएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, मैंने बोला कि जो मेरा एरिया अंडर द कर्व है दिस, वो बेसिकली लेस देन होगा किससे, ये छोटा वाला रेक्टेंगल के एरिया से, सॉरी बड़ा होगा छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया से। ये छोटा वाला एरिया मतलब ये वाला एरिया ऑफ BCDE से, और ये इधर मेरा इंटीग्रेशन है ये चीज, ठीक है ना। दिस इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCD एंड एट द सेम टाइम दिस एरिया इज लेस देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDF,
यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस बात है ना, फिगर के हिसाब से दिख भी रहा है। और वैसे भी मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो जैसे मैंने बोला कि ये कैसे कैसे बोल रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे हमने इससे पहले वाला पॉइंट देखा कि जो fx अगर gx से बड़ा होता है तो fx का एरिया बाउंडेड ज्यादा, सॉरी अलजेब्रिक एरिया बाउंडेड ज्यादा होता है। तो एक मिनट के लिए ऐसे बोलो, जो बी लाइन है, दिस इज अ कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, y इज इक्वल टू स्मॉल m। तो वो जो कर्व है y इज इक्वल टू स्मॉल m, वो हमारा fx से हमेशा नीचे है, तो अलजेब्रिक एरिया बाउंडेड भी कम होगा। सिमिलरली जो लाइन AF है, दिस इज अगेन अ ग्राफ व्हिच इज y इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कैपिटल M। तो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू कैपिटल M, दैट इज अबव द fx, अबव मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो रहा है एक जगह, बट लेस हमेशा बड़ा है, बराबर या बड़ा। तो क्या होगा, इसका भी एरिया बाउंडेड जो होगा इस रेक्टेंगल के द्वारा वो ज्यादा होगा। इससे ऐसे भी समझ लो या फिर फिगर से देख लो, ठीक है। तो फाइनली आई एम राइटिंग इट हियर, देखना ये मेरा इधर आया बीच में, दिस इज a to b f of x dx, दिस इज बेसिकली लेस देन। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ADCE क्या बोलूंगा मैं, विड्थ तो b माइनस a है और हाइट कितनी है, स्मॉल m, तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू b माइनस a। और ये बड़ा किससे होगा, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, या फिर ऐसे बोलो कि जो y इज इक्वल टू कैपिटल M लाइन है उसके द्वारा बाउंडेड एरिया, अलजेब्रिक एरिया ज्यादा होगा। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक मिनट ये गलत कर दिया, हाँ सही, ये कैपिटल M तो इसके लिए आया, बड़े वाले के लिए ये कैपिटल M है, ठीक है ना। ACD परफेक्ट, और ये छोटे वाले के लिए BCDE, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, हाइट इज b माइनस है और सॉरी विड्थ इज b माइनस है एंड हाइट इज स्मॉल m, तो दिस इज स्मॉल m इंटू b माइनस है। तो ये हमारा इनइक्वालिटी आ गया इसमें, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसकी मदद से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें भी दो तरीके से बनेंगे, एक तो ये हो गया रेक्टेंगल के एरिया से रिलेट करेंगे, और भी एक क्वेश्चन है वो मैं ड्यूरिंग द क्वेश्चन तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको याद कर लिया, दिमाग में अच्छे से बिठा लिया। क्या करना, कुछ नहीं, जैसे मतलब सबसे पहले हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल बनेगा, मिनिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक रेक्टेंगल बनेगा, उन दोनों के एरिया के बीच में आएगा हमारा fx का एरिया, अलजेब्रिक एरिया। क्लियर है, दोबारा एक बार क्या होगा कि हमारा जैसे कोई फंक्शन है, जैसे मैंने बोल दिया e की पावर x है, लेट्स से मैंने बोला e की पावर x है, मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है। अगर मान लो मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं पता होता और मुझे ऐसे बोलना होता कि भाई इसका एरिया किस और किसके बीच में आएगा, किस दो रियल नंबर्स के बीच में आएगा, तो हम इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी बता सकते हैं कि ये किसके बीच में आएगा। कैसे, हमने बोला कि e की पावर x जो कर्व है वो ऐसा है फॉर 0 to 1, 0 to 1, ध्यान से देखना एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं, 0 to 1 पे, 0 पे वैल्यू इज 1। तो मैं बोल रहा हूं पक्का इसका जो आंसर है ना वो किससे कम आएगा, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। बिगर रेक्टेंगल मेरा क्या हो जाएगा, हाइट इज e, विड्थ इज 1, तो ये पक्का और पक्का 100% e से कम होगा। और ये पक्का एंड पक्का किससे ग्रेटर देन होगा, ये छोटे वाले रेक्टेंगल से। दिस इज वन विड्थ वन हाइट टू 1। तो इतना पक्का पता चल गया हमें कि ये इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर x dx जो होगा वो 1 से e के बीच में लाई करेगा। समझ में आया इसका एप्लीकेशन। बन क्यों रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कब, मेनली इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे कब इनइक्वालिटी के, जब हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल होगा। क्योंकि नॉन इंटीग्रेबल होगा तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो बता नहीं पाएंगे, तो हाँ हम उनको क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट बताएंगे। अप्रोक्सीमेट से मेरा मतलब है हम ये बताएंगे कि हाँ भाई वो फंक्शन वो जो इंटीग्रेशन है वो इसके और इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे बोला क्वेश्चन में कि प्रूव दैट i इज लेस देन 5, ठीक है, सुनना ध्यान से, दो चीज एक सिनेरियो बता रहा हूं। उसने बोला कि कोई इंटीग्रेशन है, उसने दे दिया a to b fx dx और उसने बोला लेस देन 5 प्रूव करो। तो देखो अगर हमने प्रूफ किया, हमने कोई भी तिकड़म विकड़म करके जैसे भी करके हमने प्रूफ कर दिया कि वो लेस देन 3 है, तो वी आर करेक्ट, क्योंकि उसने तो बोला था i लेस देन 5 प्रूफ करो और हमने प्रूफ कर दिया i लेस देन 3, विच इज करेक्ट। अगर हमने प्रूफ कर दिया 3 से छोटा है तो ऑफकोर्स वो 5 से छोटा होगा, तो ये तो करेक्ट है। बट अगर मान लो उस एग्जाम में आया i लेस देन 5 और मैंने प्रूफ कर दिया i लेस देन 7, तो वी आर नॉट करेक्ट, देन वी आर नॉट करेक्ट। उसने तो बोला i लेस देन 5 प्रूफ करो, हमने 7 से छोटा प्रूफ करा, बट 6 भी तो हो सकता है, 6.5 भी तो हो सकता है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अभी हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी।
आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये दिमाग में एकदम आइडिया बिठा लेना, छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल इन दोनों के बीच में। दिस इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इन दिस इनइक्वालिटी। अभी एक और चीज लूंगा मैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग द क्वेश्चन। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना। चलो एक छोटा सा पॉइंट और है, इसमें ऐड कर लेता हूं थर्ड पॉइंट करके। उसका यूज उतना नहीं होगा बट फिर भी कभी आ जाए तो यू शुड नो दैट। देखना ध्यान से, मैंने बोला इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x का मॉड dx। खुद सोचो, जस्ट खुद सोचो क्या हो रहा है, क्यों ये हमेशा ये इससे छोटा या बराबर है। देखो इसमें तो क्या हुआ, हमने इसमें क्या किया है, पहले इंटीग्रेशन निकाला उसके बाद मैग्नीट्यूड दिया। इसमें हमने क्या किया, पहले एफ पे मॉड लगा दिया उसके बाद इंटीग्रेट किया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा ग्राफ ऐसे कुछ है, लेट्स से, चलो मैं ऐसे ले लेता हूं, ऐसा कर्व है कुछ तो, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए और लेट्स से दिस इज बी। देखना ध्यान से, लेट्स से इसका अलजेब्रिक एरिया मान लो 3 है, इसका मान लो 2 है। तो मैंने बोला इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स कितना आएगा, दिस विल बी 3 - 2 1 आएगा। तो इधर तो मेरा क्या लिखा है 1 का मॉड, और इधर क्या लिखा है, पहले मॉड लिया, इसका मतलब ये वाला जो कर्व है वो ऊपर चला गया ऐसे, तो दिस विल गिव यू 5। क्लियर है। अगर मान लो मैं उल्टा कर दूं, इसको मैं 2 कर दूं, इसको 3 कर दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी ये वाला जो पार्ट है वो तो पहले आंसर -1 देगा ये, बट मॉड लगाने के बाद 1 हो जाएगा। बट इसमें क्या किया हमने, पहले फंक्शन को पॉजिटिव बना लिया, तो ये वाला पार्ट ऊपर चला गया, फिर अगेन मेरा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज 5। क्लियर है। अच्छा मैंने बोला इक्वालिटी कहां आएगी, जस्ट थिंक इट वेयर द इक्वालिटी विल कम। देखो ये हमेशा इससे छोटा होगा, बट इन सम सिनेरियोज दे कैन बी इक्वल। कब, जब मेरा ग्राफ या तो पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर हो या पूरा नीचे हो, तो क्या होगा, कैंसिल आउट नहीं होंगे एरियाज, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे एरियाज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एक ये ग्राफ ले लिया ए टू बी, तो इसमें चाहे ये निकालो चाहे ये निकालो, वन एंड द सेम थिंग। ये वाला जो एरिया देगा, लेट्स से ये वाला एरिया मैंने बोला 5 है, तो ये इंटीग्रेशन क्या देगा, 5 देगा, मॉड ऑफ 5 इज 5 ओनली। अब ये फंक्शन पॉजिटिव है, मॉड लगाने का कोई फर्क नहीं है, तो ये भी 5 देगा। अब मान लो मैंने नीचे ले लिया पूरा ग्राफ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी, तो ये वाला एरिया लेट्स से 5 है, तो एफ एक्स डी एक्स तो -5 होगा, बट ये मॉड लगाने पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये क्या करेगा, पहले इसको ऊपर ले जाएगा, ऊपर ले जाके फिर इंटीग्रेट करेगा, तो 5 आएगा। तो इधर एक नोट करके लिख लो, इधर इक्वालिटी विल कम, equality will hold when the graph of function fx is entirely above the x axis or entirely below the x axis। ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए थोड़ा पार्ट, नहीं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो कीपिंग दीज 3 पॉइंट्स इन द माइंड, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये कॉपी कर लो पॉज करके। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर भी, और यू कैन एक्सपेक्ट इवन इन एडवांस ये टॉपिक पे, इनइक्वालिटी पे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा अभी तुम लोगों को जो पहले आया हुआ है। सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन π/4 से π/2 sin x की पावर 10 dx। we have to prove this is less than π/4 and greater than π/128। करो वीडियो पॉज करो, जस्ट ट्राई करो। देखो अब तुम अगर sin x की पावर 10 का इंटीग्रेशन करने चले तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा। ऑफ कोर्स क्या करते हैं, जब sin x की पावर इवन या cos x की पावर इवन होती है तो ट्रिग्नोमेट्री की के जो फॉर्मूले हैं उनकी मदद से इसको रिड्यूस करते हैं। जैसे sin स्क्वायर x को क्या लिखूंगा मैं, 1 - cos 2x/2, तो उससे क्या होगा, ये 10 डिग्री की जगह 5 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फर्दर रिड्यूस करते करते अल्टीमेटली लीनियर में कन्वर्ट होना चाहिए, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें उसने क्या क्वेश्चन दिया, इनइक्वालिटी का दे दिया कि हमें, ठीक है, हमें इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, बट इतना बताओ कि ये किसके और किसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो अगेन
कैसे स्टार्ट किया? अब हमें पता है कि पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में एनालिसिस करना है मुझे, तो ये रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट ही है और कुछ नहीं है। तो मैंने बोला पहले तो हमने ऐसे लिखा उसको, साइन एक्स जो है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फॉर दिस इंटरवल दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2। ये जो मतलब लेस देन भी आएगा क्योंकि इस इंटरवल के लिए जो साइन एक्स है वो 1 और 1 बाय रूट 2 के बीच में लाई करेगा, पहली बात। अच्छा, अब मैंने बोला पावर 10 ले लिया, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स की पावर 10 इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 5 32। यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या किया, अब ये वही चीज हो गई कि ऐसे बोल दो कि एफ एक्स जो है वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका एरिया बाउंडेड भी उसके बीच में लाई करेगा। या फिर स्ट्रिप से बोल दो कि ये जो साइन एक्स की पावर 10 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है उसकी हाइट 1 होगी, जो छोटा वाला रेक्टेंगल है उसकी हाइट 1 बाय 32 होगी। दिस इज बेसिकली अवर कैपिटल एम थियरी के हिसाब से, और सॉरी स्मॉल एम जो हमने देखा था, और ये दिस इज माय कैपिटल एम। बस अब या तो ऐसे बोल लो या फिर ऐसे बोल लो कि जो एफ एक्स है वो जी एक्स और एच एक्स के बीच में आ रहा है, तो उसका एल्जेब्रिक एरिया भी जी एक्स और एच एक्स के बीच में आएगा। तो हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो इधर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय 32 dx इज लेस देन इंटीग्रेशन साइन एक्स की पावर 10 dx इज लेस देन इंटीग्रेशन 1 dx, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो देखो ये तो मेरा आ गया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 इज पाई बाय 4, तो देखो ये मिल गया हमें। अब ये भी मिल जाएगा 1 बाय 32 इंटू पाई बाय 4, क्योंकि ये लिमिट्स क्या हो जाएगी, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 इंटू 1 बाय 32, तो पाई बाय 128। तो ये रहा हमारा, तो ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज लाइंग बिटवीन पाई बाय 128 से पाई बाय 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा चलो, प्रूव दैट है, यही प्रूव मतलब वही प्रूव करना इनइक्वालिटी। वैसे इसका तो एग्जैक्ट आंसर निकालना भी आसान ही है, बट उसने इनइक्वालिटी के फॉर्म में पूछा है। 1/10 प्लस 3 cos x इज लेस देन 2 पाई बाय 7 इज ग्रेटर देन 2 पाई बाय 13। ठीक है, प्रूफ करो इसको, वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो खुद से। ठीक है, चलो तो देखो ये तो वैसे क्वेश्चन अगर इनइक्वालिटी में वैसे नहीं भी आया, हमें डायरेक्टली भी दिया जाए तो कर लेंगे। कौन सा फॉर्म है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं। cos x को लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, फिर tan x बाय 2 को टी पुट करेंगे, लाइक दैट वे वी कैन डू। ठीक है, अच्छा तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हमें इनइक्वालिटी के थ्रू करना है हमें, ठीक है ना। तो क्या किया, इस फंक्शन की रेंज निकाल ली, स्मॉल m कैपिटल M। इस फंक्शन की 1/10 प्लस 3 cos x की रेंज निकाली, तो हमें पता है कैसे निकालते रेंज। cos x की जो वैल्यू है दैट इज लाइंग बिटवीन -1 to 1, बिल्कुल बेसिक मेथड से जो हमने रेंज में देखा है फंक्शन में। फिर 3 cos x क्या हो जाएगा, इज लाई बिटवीन -3 to 3, तो 10 प्लस 3 cos x क्या हो जाएगा, 10 ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7 से 13। अब फील भी आ रही होगी 7 देख के 13 देख के, हाँ भाई सही चल रहा है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है दैट इज 1/10 प्लस 3 cos x, कहां से कहां लाई करेगा, लिमिट्स उल्टी हो जाती है, क्या हो जाएगा 1/13 से 1/7, ये उल्टा हो जाता है, लिमिट्स बोल रहा हूं मतलब एलिमेंट्स ये वाले, तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्मॉल m, दिस इज माय कैपिटल M। तो ये जो एरिया होगा वो बड़े वाले रेक्टेंगल और छोटे वाले रेक्टेंगल में आएगा, और बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज हाइट एंड विड्थ इज 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 1/7। क्लियर है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिखो। छोटा वाला रेक्टेंगल का हाइट इज स्मॉल m विच इज 1/13, विड्थ इज 0 से 2 पाई कर रहे हैं तो 2 पाई का विड्थ है, तो 2 पाई इंटू 1/13। सो दिस इज बेसिकली लाइंग बिटवीन 2 पाई बाय 13 से 2 पाई बाय 7। कितना आसानी से हो गया है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो,
इसको कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और जरूरी नहीं है इससे हर बार ये रेक्टेंगल से क्वेश्चन हो जाए तुम्हारा। अभी मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चन जो मैंने बोला सेकंड कैटेगरी वो और अच्छी है, उसमें और ज्यादा दिमाग खर्च होगा, ठीक है ना। अभी करते हैं, पहले हम इसकी थोड़ी फील ले लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखो, चलो ये भी अच्छा है। 0 to π/2 sin x by x dx is less than π/2 is greater than 1. We have to prove that integration of sin x by x from 0 to π/2 is lying between 1 and π/2. करो इसको, पॉज द वीडियो एंड करो एक बार। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। आई होप पॉज करके एक बार ट्राई किया होगा। तो देखो, अब इसमें मुझे एक तरीके से देखा जाए तो मुझे sin x by x की रेंज निकाल लूं बस। मेरा अल्टीमेटली टास्क क्या हो गया कि किसी तरीके से इसका रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले मुझे sin x by, अब ऐसा भी नहीं कर सकता पहले मैंने 0 इसमें रख दिया वो मिनिमम हो गई, π/2 रख दिया वो मैक्सिमम हो गई, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। हमें इसको एनालिसिस करना पड़ेगा sin x by x फंक्शन को। वी डोंट नो दिस फंक्शन, इसका नेचर। जैसे अगर केवल sin x दिया होता तो हम बोलते भाई 0 to π/2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फिर हम बोल सकते थे कि जो बड़ा वाला रेक्टेंगल आएगा वो y = π/2 आएगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू y = 0 आएगा। बट इधर sin x by x है तो हमें डायरेक्टली हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऐसे नहीं बोल सकते 0 पे मिनिमम आएगी या π/2 पे मैक्सिमम आएगी, ऐसे नहीं। वी हैव टू प्रॉपर्ली एनालाइज इट। तो एनालाइज करने के लिए क्या करें, हम इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि भाई इसका मतलब अल्टीमेटली ऐसे बोल दो कि इसका रेंज निकाल रहे हैं हम फॉर 0 to π/2, क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन मोर और लेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो भी अभी तक हमने देखे कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालने हैं फंक्शन की। और मैंने बोला सेकंड कैटेगरी भी अभी आने वाली है, उसमें ऐसे काम नहीं चलेगा। इधर मैंने क्या बोला, sin x by x का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मतलब रेंज निकालना है पहले तो रेंज का सबसे बड़ा एलिमेंट इज मैक्सिमम वैल्यू, रेंज का सबसे छोटा एलिमेंट इज मिनिमम वैल्यू। तो मैंने इसको अलग से लेके ऐसे मान लिया, लेट्स से y = sin x by x। अब इसको मैं देख रहा हूं कि मेरा क्या, सबसे पहले मैं रेंज निकालने के लिए, याद है अपन क्या निकालते थे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता चल जाए। अगर मान लो फंक्शन इंक्रीजिंग है और कंटिन्यूअस है, सुनना ध्यान से, रिकॉल हो जाएगा फंक्शन वाला हमारा, कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है प्लस कंटिन्यूअस है और अगर उसका डोमेन जो है वो a to b है तो रेंज क्या होती है, fb से f है। और फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उल्टा हो जाएगा, f जैसे a से b डोमेन दे रखा है तो रेंज क्या हो जाएगी, fb से f है। इंक्रीजिंग है तो fa से fb, डिक्रीजिंग है तो fb से fa, बट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फंक्शन दिख तो रहा है मुझे कि ये कंटिन्यूअस है, न्यूमरेटर भी कंटिन्यूअस है, डिनोमिनेटर भी कंटिन्यूअस है, 0 पे नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट 0 पे नहीं है, तो उधर तो हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। अपार्ट फ्रॉम 0 और π/2 के इंटरवल में दिस फंक्शन इज माय कंटिन्यूअस। तो अब इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर जानने के लिए वी विल डिफरेंशिएट इट, ठीक है ना। देखते हैं f' क्या आता है, क्योंकि अगर f' पॉजिटिव आया तो फंक्शन इज एंटायरली इंक्रीजिंग, फंक्शन अगर f' नेगेटिव आया तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और फंक्शन में अगर कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग आ रहा है तो फिर हम डायरेक्ट फिर हम ऐसे नहीं बोलेंगे fb से fa काइंड ऑफ, ठीक है ना। तो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो y' कितना है, पहले x एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस sin x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव, सॉरी x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x²। ध्यान से देखना अभी, अब 0 से π/2 के बीच में, अब ये अपने आप में एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, x² है वो पॉजिटिव है 0 से π/2 के लिए, वो तो कंफर्म है, ठीक है ना। व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर के लिए हमने क्या किया, cos x कॉमन लिया। अब शायद क्लिक कर जाए, अब शायद तुम लोगों को क्लिक कर जाए। देखो x² cos x है वो भी पॉजिटिव है, x² है वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव से मेरा मतलब है ओनली बिटवीन द लिमिट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, ऐसे नहीं cos x तो नेगेटिव भी होता है, बट हमें 0 से π/2 के बीच में एनालिसिस करना है। तो cos x इज पॉजिटिव, x² इज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट x माइनस tan x, याद करो लिमिट्स में आखिरी में पढ़ाया था, याद है sin x जो होता है, लेट्स से दिस इज द y = x लाइन, सो 0 to π/2 के लिए sin x तो ऐसे जाता है और tan x ऐसे जाता है। मतलब tan x जो होता है, जो x होता है वो tan x और sin x के बीच में आता है, इसका मतलब tan x इज ग्रेटर देन x, देखे थे हमें लिमिट्स में। तो उसके हिसाब से 0 to π/2 का मुझे पता है tan x बड़ा होता है x से हमेशा, एक्सेप्ट 0 पे तो दोनों 0 दे रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम 0 हमें 0 पे देखना भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने बोला
ये जो फंक्शन हुआ फिर क्या हो गया, ये एफ डैश एक्स कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि एक्स छोटा है tan x बड़ा है, तो दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, मतलब जो हमारा sin x बाय x है दिस इज माय डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जो एफ मैक्सिमम होगा, एफ मैक्स क्या होगा, या फिर ऐसे बोल लो डायरेक्टली इनइक्वालिटी लगा देते हैं अपन। तो मैंने बोला sin x बाय x जो होगा, sin x बाय x जो होगा वो छोटा किससे होगा, f ऑफ 0 से, उल्टा हो जाएगा और ये हो जाएगा बड़ा हमेशा रहेगा f ऑफ 1 से, 1 मतलब सॉरी पाई बाय 2 है इधर, यहां तक क्लियर है। या फिर ऐसे बोल लो कि f0 विल बी मैक्सिमम एंड f मिनिमम विल बी f ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। चलो अब मैंने बोला कि देखो जीरो तो हम डायरेक्टली इसमें रख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इधर जीरो पे लिमिट लगा लेंगे, तो 0 प्लस लिख लिया मैंने, f ऑफ 0 प्लस, क्लियर है। तो अब मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं 0 टू पाई बाय 2, तो 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2, तो मेरा ये क्या जाएगा, लेस देन f ऑफ 0 प्लस, तो 0 प्लस पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू लिमिट्स क्या थी 0 से पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 ग्रेटर देन f ऑफ पाई बाय 2 कितना होगा, ये साइन पाई बाय 2 इज 1, तो 1 अपॉन पाई बाय 2, तो 2 अपॉन पाई, तो 2 अपॉन पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 था, तो उसके कारण कहता है पाई बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये 1 बचा, तो दिस इज लाइंग बिटवीन 1 से पाई बाय 2। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अभी तक जो भी हमने देखा इसमें क्या है, बेसिकली अभी तक जो हमने देखा उसमें हमने केवल और केवल फंक्शन की रेंज निकालने हम, तो हमारा काम चल जाएगा। तो फंक्शन की रेंज आ गई मतलब हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ गई मतलब हमें बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया मिल गया, मिनिमम वैल्यू आ गई मतलब हमें छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। तो पक्का इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा वो बड़े वाले रेक्टेंगल और छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया के बीच में आएगा 100%, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पॉज करो वीडियो और इसको एक बार कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी और दिमाग वाले क्वेश्चन तो अभी आएंगे, ठीक है ना। अभी तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला किया है जिसमें रेक्टेंगल के एरिया से काम चल गया। अभी रेक्टेंगल के एरिया से काम नहीं चलेगा आगे के क्वेश्चंस में, ठीक है ना। वो भी समझेंगे क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट अस कंप्लीट वन और क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम थिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलो लिखो 0 से 2 e की पावर x स्क्वायर माइनस x dx इज लेस देन 2e स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 e की पावर माइनस 1/4। 0 to 2 e की पावर x स्क्वायर माइनस x dx लेस देन 2e स्क्वायर ग्रेटर देन 2 इंटू e की पावर माइनस 1/4। करो एक बार, पॉज करो और खुद से ट्राई करो। अब मैं आ रहा हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो अगेन पहला देखो, जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा इनइक्वालिटी, पहला थॉट तो हमारा रेक्टेंगल पे ही जाएगा। हाँ अगर देखो क्या हो, चलो वो चीज डिस्कशन बाद में लेते, पहले रेक्टेंगल से कर लेते, फिर मैं बताता हूं कि रेक्टेंगल क्यों फेल हो रहा है हमको और क्यों जंप करना पड़ रहा है, वो क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा मैं, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट अस कैलकुलेट दिस यूजिंग द सेम थिंग, रेक्टेंगल वाला कंसेप्ट। तो मैंने बोला उसके लिए मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा 0 रख के कि e की पावर 0 1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इज 2 to the 4 माइनस e स्क्वायर। देखो अगर मान लो तुमने डायरेक्टली बोल दिया तो क्या होगा तुम्हारा, देखना ध्यान से सुनना। तुम क्या बोलोगे कि ये जो फंक्शन है इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर तुमने 2 रखा इसमें, तो 2 आया तो कितना आया, e की पावर 4 माइनस 2 e स्क्वायर। तो यहां से ये तो मैच कर गया क्योंकि विड्थ 2 है, तो ये तो मैच कर गया। बट अगर तुमने 0 रखा तो e की पावर 0 1 इंटू 2 तो 2 आ गया तुम्हारा, बट ये तो नहीं दे रखा, ये तो गलत है। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या है कि जो मिनिमम वैल्यू है ना फंक्शन की वो 1 नहीं है। इधर जो 1 लिखा था ना 2 इन विड्थ इनटू 1 नहीं है, उससे भी छोटी है। और उससे छोटी क्या है वो हमें इससे भी दिख रहा है कि ये 2 तो विड्थ होगी, ऑफ कोर्स उसके कारण आया होगा। इसका मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये होगी 100%। सिमिलरली ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि 2 तो विड्थ है। क्लियर हुआ? तो बस अब क्या करें, हम ओवरऑल फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं। अब e की पावर समथिंग तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये तो पक्की बात है। अब वो समथिंग और देख लेते हैं हम क्या है। तो समथिंग जो है वो x स्क्वायर माइनस x है। पहले मैंने इसको एनालाइज किया, लेट्स से दिस इज y। तो ये तो एक पैराबोला है सिंपल सा जिसका रूट्स आर 0 and 1 और बीच में मेरा ऐसे आएगा ग्राफ, दिस इज हाफ
तो मैंने बोला कि जो e की पावर में है वो कहां से कहां जा रहा है, पावर में क्या जा रहा है। मैंने बोला अगर x 0 से 2 जा रहा है, मैंने बोला अगर x जो है वो 0 से 2 जा रहा है, तो मेरा जो पावर लिखा है x स्क्वायर माइनस x, वो कहां से कहां जा रहा है। देखो अगर x 0 से 2 जा रहा है, यहां तक कहीं तो जा रहा है, तो मेरा y एक्सिस में मतलब रेंज क्या होगा बेसिकली कहने का मतलब, तो हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4। देखो अब चमक भी रहा होगा, -1/4 टाइप की चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस, ये कहां से कहां जा रहा है, -1/4 से, और जब 2 रखेंगे 2 पे क्या जाएगा, ये 2 to the 4 -2 2 होगा। तो अब मैंने बोला फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, नाउ ये e की पावर में ये चीज लिखी है, तो e की पावर क्या देगा आउटपुट, e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कहां से कहां लाई करेगा, e की पावर -1/4 से e स्क्वायर तक। तो दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, दिख रहा है मिनिमम इनटू 2, तो ये एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल e स्क्वायर इनटू 2 एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, तो डन हो गया। तो इसलिए ब्लाइंडली हमने कभी भी ऐसा नहीं रखा 0 इसमें रख दिया फिर 2 रख दिया और वो रेक्टेंगल बोल दिया। देखो अगर तुम ग्राफिकली देखोगे तो हो क्या रहा होगा, देखो ऐसा कुछ तो हो रहा है कि जैसे मान लो e की पावर, जैसे मैंने 0 to हाफ लिया, इट इज डिक्रीजिंग, नहीं तो एक कम करो, x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू इज 1, 0 पे वैल्यू इज 1 और हाफ पे e की पावर -1/4, हाफ पे e की पावर -1/4, e की पावर -1/4, ये तो डिक्रीज हुआ और उसके बाद इंक्रीज हुआ ये 2 पे e स्क्वायर, 2 पे e स्क्वायर। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर मान लो इस टाइप का कुछ तो ग्राफ है, हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहे हैं, ऐसे बना लिया है, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि हमने पहले क्या किया था, बड़ा वाला रेक्टेंगल तो सही लिया था कि जो एरिया बाउंडेड है बड़े वाले रेक्टेंगल से छोटा होगा, ये ई स्क्वायर वाला, बट हमने पहले जो डायरेक्टली बोला था वो ये वाला रेक्टेंगल लिया था, बट एक्चुअल स्मॉलर रेक्टेंगल इज दिस ना, क्योंकि ये मेरी मिनिमम वैल्यू, ये तो इंटरमीडिएट है 1 पे, दैट इज नॉट मिनिमम मैक्स। आई होप क्लियर हो गया होगा, डन है। चलो पॉज करो, एक क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इंटीजर टाइप इसमें। लेट्स सी, ये हो गया हमारा, देखो i इज इक्वल टू, अब देखो इसमें इंटीजर टाइप बना देगा और देखना कैसा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना वो, चलो मैं तो अभी करा रहा हूं इनइक्वालिटी, तो लग रहा है कि इनइक्वालिटी से करना है, बट अभी क्वेश्चन देख के लगेगा नहीं कि हमें इंटीग्रेट से करना है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 और दे रखा है देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i प्लस √3, दिस इज GIF। क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 2 से 3 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। तो अगर मान लो ये तुमने ये पार्ट देखा और फिर देखा i पूछा है, ध्यान से देखो GIF पूछा है, सिंपल i नहीं पूछा है, यही तो मेन है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये तो नॉन इंटीग्रेट कर ही नहीं पाओगे, अंडर रूट के अंदर क्यूबिक दिया है, क्वाड्रेटिक दिया होता तो कर लेते हम, बट इट इज गिवन क्यूबिक इंटीग्रेशन के अंदर। तो कैसे प्रोसीड करें, तो देखो इसका मतलब क्या है, सुनना ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर उसमें आई क्यों पूछा उसने, ये नहीं क्यों नहीं पूछा आई इज लाइज बिटवीन लेट्स से अल्फा से बीटा। द रीजन इज कि आई की जो रेंज आ रही होगी ना, उसमें अगर मैं √3 ऐड करूंगा ना, तो जो रेंज आएगी वो इंटीजर को क्रॉस नहीं कर रही होगी, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल आई को मैंने ले लिया लेट्स से 0.2 ले लिया, 0.2 से, और चलो मैंने ले लिया -0, एक मिनट, आई को मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया 0.1 से लेट्स से 2.2, चलो 1 मिनट के लिए ऐसे मान लिया। मान लो मेरा इंटीग्रेट मतलब मैंने इसकी वो इनइक्वालिटी सॉल्व किया वो रेक्टेंगल वाले कंसेप्ट से, और लेट्स से इसका आंसर 0.1 से 0.2 आ गया। सो ये आ गया, इसका मतलब मेरा ये आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जब मैं √3 में ये चीज ऐड करूंगा तो √3 प्लस 0.1 क्या होगा 1.83, 1.73 मैं ऐड करूंगा 1, और ये कितना हो जाएगा 1.93। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1,
क्लियर है? तो उसने आई नहीं पूछा और वो पूछेगा भी नहीं, बिकॉज दिस इज नॉन इंटीग्रेबल, इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा। तो उसने क्या किया, इसको थोड़ा इनडायरेक्टली पूछ लिया, उसने आई में √3 ऐड करके उसका GIF पूछ लिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पॉज करो, पहले तुम लोग निकालो इसका रेक्टेंगल का एरिया वगैरह, ठीक है ना, मतलब आई की रेंज निकालो। और डेफिनेटली जो आई की जो रेंज आएगी ना, उसमें जब मैं √3 ऐड करूंगा तो जो रेंज आएगी ना, सुनना ध्यान से, आई की कुछ रेंज आई, उसमें तुमने √3 ऐड किया, फिर जो ओवरऑल उसकी जो रेंज आई आई प्लस √3 की, उस रेंज के अंदर इंटीजर नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा, इसके दो आंसर हो जाएंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारी आई की रेंज आई लेट से 1 से 2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा GIF के अंदर 1.73, मतलब 2.73 से 3.73। बट इधर तो मेरे दो आंसर होंगे, या तो 2 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है। तो इन ऑर्डर टू मेक इट एज अ सिंगल करेक्ट, हम क्या बोलेंगे कि जो आई है ना, वो डेफिनेटली आई प्लस √3 की जो रेंज आएगी ना, उसके अंदर इंटीजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक इंटीजर आ रहा है 3 सॉरी। तो उससे पहले वाले नंबर्स के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 2, उसके बाद के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम आते हैं सॉल्व करने पे इस पे। तो इस फंक्शन को देख लेते हैं, इस फंक्शन का एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है। तो देखो, बट डायरेक्टली तुम नहीं रखोगे, डायरेक्टली 3 रख के इसमें रख दो, वुमेन या मैक्स बोल दो, ऐसे नहीं, तुक्का नहीं मानना है, ठीक है ना। हो सकता है आ जाए लकीली, बट वैसे तुक्का नहीं मानना है। हम प्रॉपर इसका एनालिसिस करते हैं, सिंपल है इसका एनालिसिस ही, x³ माइनस 3x² प्लस 5। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल मैं तुम्हें AOD में पढ़ाऊंगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, आखिरी में एनालिसिस ऑफ क्यूबिक इक्वेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली वो भी, क्योंकि बहुत बार फ्रीक्वेंटली आता है क्यूबिक का एनालिसिस, क्यूबिक से रिलेटेड क्वेश्चन इन जेई, तो हम उसको एज ए सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे AOD में। बट अभी के लिए जितना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए उतना तो हम अभी समझ ही सकते हैं। कैसे, ये मेरा fx मान लिया मैंने, सर fx तो 1/, तो उसको अलग मान लेंगे, उसको gx मान लेंगे, मैंने इसको एनालिसिस कर रहा हूं, इसके एनालिसिस से उधर चले जाएंगे हम। तो मैंने बोला f' कितना होगा, इट विल बी 3x² माइनस 3x, सॉरी माइनस 6x, f' इज 3x² माइनस 6x। अब मैंने इसको 0 किया। अच्छा एक काम करते हैं, f" और निकाल लेते हैं, उससे और तुम्हें क्लियरिटी दे दूंगा। 6x माइनस 6, ठीक है। अब मैंने बोला कि f' 0 कहां हो रहा है, तो एक तो 0 पे हो रहा है, f' इज 0 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, तो 0 और 2 पे आ रहा है। अब 0 और 2 पे आ रहा है तो इसका ग्राफ का नेचर देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। वैसे बहुत इजी ग्राफ है, क्योंकि क्यूबिक है तो इतना पता है, प्लस इंफिनिटी देता है, माइनस इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी देता है। 0 और 2 रो पे, सॉरी 0 और 2 उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, मतलब स्लोप 0 हो रहा है, मतलब वहां टर्न होगा ग्राफ, तो मतलब 0 पे और 2 पे स्लोप 0 होगा। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द ग्राफ इज ऐसे होगा, मतलब ठीक है, मैं रूट्स के एनालिसिस नहीं कर रहा हूं अभी, ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है नहीं, आई एम ओनली वरीड अबाउट कि ये 0 कहां हो रहा है डेरिवेटिव, तो और इसको ऐसे बना लेते हैं। मुझे केवल और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर से मतलब है, मुझे रूट से मतलब नहीं है। तो ये जो ग्राफ है वो नीचे भी हो सकता है, बट आई वांट टू टॉक अबाउट ओनली मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। अब सुनना, तो 2 क्या है बेसिकली, इस फिगर से दिख रहा है, इज दिस पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज मिनिमम, और 0 क्या है, लोकल मैक्सिमा। अब लोकल क्या होता है वो सब चीज उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं अभी, वो मैंने टर्म यूज कर लिया, बट हालांकि इतना जरूरत नहीं है। अब मैंने बोला 2 से 3 के, देखो हमें तो क्या है, केवल इस इंटरवल के लिए एनालिसिस करना है, तो इस इंटरवल के लिए 2 से 3। अब दिख रहा है मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। अच्छा कोई बोलेगा सर वो ग्राफ से समझ में नहीं आया, तो इससे समझाओ, इससे भी समझा देते हैं। जैसे फिजिक्स में तुम पढ़ते होगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, f" अगर पॉजिटिव आए तो क्या होता है फंक्शन, जैसे क्या होता है, जैसे 2 पे मैंने f" का साइन देखा, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव एट x इज इक्वल टू 2, ये तो मैं फिजिक्स में पढ़ाते हैं बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग में, बेसिक मैथ्स एंड फिजिक्स में, कि f" पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसे याद करते, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे एनालिसिस कर लिया। कैसे एनालिसिस कर लिया कि जो 2 पे जो f' है वो अपना साइन कैसे चेंज करेगा, 2 पे 0 है, 2 से पहले क्या होगा नेगेटिव, 2 से पहले बाद क्या होगा पॉजिटिव, इसका साइन, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमा। ये सब चीजें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो इतना हो गया। अब मेरा अल्टीमेटली इसका, दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग है तो इसका, और ये सिंस इट इज पॉजिटिव
तो मैं इसका अंडर रूट भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, 1 अपॉन इंक्रीजिंग इज डिक्रीजिंग। तो मैंने बोला कि जो 1 अपॉन क्यू अंडर रूट ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 जो है ना, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो 2 से 3 के लिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दिस इज लेस देन एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन एफ ऑफ 3। ये समझ में आना चाहिए। डिक्रीजिंग है इसलिए वो f2 पे मैक्सिमम होगा, f3 पे मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, अगर रेंज देखो तो मैं। चलो तो ये f ऑफ 2 क्या होगा, इसमें 2 रख देते हैं, तो कितना आया, 2 2 4 2 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 5 1, तो 1 अपॉन रूट 1 इज 1 ग्रेटर देन 3 रखते हैं इसमें, तो 3 3 9 3 27 माइनस 27 प्लस 5 5 आया, तो 1 अपॉन रूट 5। तो ये बेसिकली मेरी जो मैंने ये दिखा, ये क्या है मेरा, दिस इज माई स्मॉल m, दिस इज माई कैपिटल M। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, विड्थ इनटू दिस, विड्थ कितना है 3 माइनस 1 2 1 है, तो जो i का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1 बाय रूट 5 से 1। यहां तक क्लियर है, 1 बाय रूट 5 से। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब देखना क्या आया हमारा, i का जो रेंज आया, जो i है, i इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 बाय रूट 5, ये पक्की बात है। अब ये 1 बाय रूट 5 को देखो थोड़ा, रूट 5 क्या होगा, रूट 4 इज 2, तो 1 बाय रूट 5 क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, 2.23 मान लो, ऐसे कुछ मान लो, तो 1 अपॉइंट 2 पॉइंट समथिंग कितना होगा, 0.5 से कम, 0.5 से कम होगा, एक मिनट, 0.5 से कम होगा, तो लेट से 0.4 के आसपास होगा, मान लिया 0.4, या मतलब मोर और लेस 0.4 और 0.45 के आसपास होगा, थोड़ा अप्रोक्सीमेट तुम्हें वैल्यू आइडिया होना चाहिए, मतलब आइडिया मतलब थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं एग्जैक्ट वैल्यू। 0.4 से मतलब चलो ऐसे मान लो 0.35 से 0.5 के बीच में ही होगा, 0.5 से ज्यादा तो नहीं होगा, पक्की बात है, क्योंकि 1 बाय रूट 4 इज 0.5। अब ये चीज, ये रेंज मान लो, ये रेंज के अंदर अगर मैंने रूट 3 ऐड किया, मतलब ये रेंज, तो मेरा जो ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीरियर के अंदर लिखा है ये चीज, ये कहां से कहां वेरी करेगी, आई की सबसे छोटी वैल्यू मान लिया मैंने 0.35 सबसे छोटा वाला ले लिया, मान लो इससे तो बड़ा ही होगा 1 बाय रूट 5 पक्का है, तो 0.35 इसमें ऐड करूंगा रूट 3 में, तो 2 को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि रूट 3 इज 1.73 समथिंग, तो उसको मैं 0.35 ऐड करूंगा, तो ओवरऑल रेंज कितनी आ जाएगी इसकी 2 पॉइंट समथिंग से 2, और 1 ऐड करूंगा तो 1 प्लस रूट 3 इज 2.73 समथिंग। तो ये जो रेंज आ रही है इसके अंदर एक ही इंटीजर आ रहा है, तो इन सभी वैल्यूज का अगर मैंने GIF लिया तो आंसर विल बी व्हाट 2। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, मतलब इवन एडवांस में यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन एज ए इंटीजर टाइप, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं। अब मैं वो वाला लूंगा रेक्टेंगल, किसी काम नहीं चलेगा हमारा, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसका कॉपी करो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, इसमें भी हम बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं, देखना ये हो गया हमारा। चलो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx इज लेस देन e माइनस 1, ठीक है ना, 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर dx इज लेस देन, ये जेई एडवांस में पहले आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस में आया था तो और भी ऑप्शंस थे, दैट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है ना। तो वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, पहले रेक्टेंगल से ट्राई करो, तो देखना नहीं आएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है ना, मैच नहीं करेगा, फिर हमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा, फिर मैं रीजन भी बताऊंगा कि भाई रेक्टेंगल से आ क्यों नहीं रहा है, ऐसा क्या है, ठीक है ना, सुनना अब ध्यान से। पहले चलो मैं रेक्टेंगल से बता रहा हूं, फिर हम देखते हैं गलत क्यों आ रहा है, ठीक है ना। चलो तो e की पावर x स्क्वायर, तो मैंने बोला e की पावर x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, 0 to 1 में इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग, ये क्या कंपोजिट फंक्शन है, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग इज इंक्रीजिंग, तो e की पावर x स्क्वायर है वो सब छोटा कैसे होगा, f ऑफ 0 से, f ऑफ 1 से, मतलब e स्क्वायर e से छोटा होगा, और ग्रेटर किससे होगा, 0 रखूंगा तो 1 से, ये तो पक्की बात है। दिस इज फॉर 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर का, दिस इज बेसिकली कैपिटल M वैल्यू, दिस इज स्मॉल m, तो इससे मेरा क्या आया, e की पावर x स्क्वायर जो है
इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 इज लेस देन e इंटू विड्थ, विड्थ इज 1, इज ग्रेटर देन 1 into 1, तो 1 to e आ गया। अब मुझे तो प्रूव करना था ये e माइनस 1 से छोटा है, बट ये मेरा प्रूफ हो गया e से छोटा है। इज इट करेक्ट? अब जब मैंने स्टार्ट किया था आज का लेक्चर, जब मैंने बोला था कि अगर मान लो मैं एग्जाम में प्रूफ करने आया कि प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज लेस देन 5 और मैंने प्रूव कर दिया वो लेस देन 7 है, तो गलत है ना भाई? हाँ, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया लेस देन 3 है तो मैं करेक्ट हूं। उसने तो 5 बोला था, हमने तो और अच्छा कर दिया, हमने तो और छोटा बोल दिया कि ये 3 से भी छोटा है। बट अगर मैंने बोला 5 से 7 से छोटा है तो वो दैट इज नॉट माई करेक्ट सोल्यूशन। तो वही सिनेरियो इधर ऐसा, इधर भी ऐसा ही हो रहा है कि उसने बोला e माइनस 1 से छोटा प्रूफ करो, हमने e से छोटा प्रूफ कर दिया। दैट डजंट मीन वी आर करेक्ट। हाँ, अगर मान लो मैं प्रूफ कर दूं कि e माइनस 2 से छोटा है तो फिर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बट मैंने प्रूफ किया है लेस देन ही है, तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है? अब हम इसको ग्राफिकली समझते हैं। दिक्कत मतलब देखो, ये है करेक्ट, मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इनइक्वालिटी करेक्ट नहीं है, दिस इज करेक्ट, 100% करेक्ट इनइक्वालिटी है ये, 100%। बट जो उसने पूछा है वो ये प्रूव नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आंसर है वो हमारा क्लोज नहीं है टू द रियल आंसर। इसका मतलब क्या है, वो ग्राफिकली समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मैंने बोला e की पावर x स्क्वायर है, e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ ऐसे होगा, ये x इज इक्वल टू 0 पे 1 और 1 पे e स्क्वायर, 1 पे सॉरी e स्क्वायर नहीं, e आएगा 1 पे e। तो देखो हो क्या रहा है, जो हम जो एरिया निकाल रहे हैं, बड़ा वाला रेक्टेंगल, सुनना ध्यान से, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो रहा है, जो हमने e लिखा बेसिकली, दिस इज 0 to 1, वो ये पूरा एरिया आ रहा है। तो पक्की बात है कि ये पूरा एरिया जो होगा दैट इज e, वो अपना एक्चुअल एरिया से, एक्चुअल एरिया मतलब एरिया अंडर द कर्व, अलजेब्रिक एरिया अंडर द कर्व, उससे बड़ा ही होगा। मतलब ऐसे बोलो, ये जो ब्लू शेड में है, दिस एरिया इज द रिक्वायर्ड एरिया। मैं बोल रहा हूं कि ये जो एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया से छोटा है, वो तो पक्की बात है, क्योंकि रेक्टेंगल में तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा अभी आ गया, ये वाला पार्ट। तो इनइक्वालिटी तो करेक्ट है, बट जो उसने पूछा है वो नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे समझो कि हमें और एक्यूरेट आंसर की तरफ मूव करना है, लेकिन अब दिमाग लगेगा, अब दिमाग लगेगा। अब मैं बोल रहा हूं कि हमें और एक्यूरेट आंसर की तरफ मूव करना है। हमने बोल दिया ठीक है लेस देन ई है, ठीक है वही लेस देन ई है, बट हमें चाहिए कि और तुम क्लोज जाओ आंसर के। समझ में आ रहा है? तो अब क्या करेंगे इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमें फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा। वी हैव टू एज्यूम द फंक्शन जो e की पावर x स्क्वायर के आसपास हो, प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इंटीग्रेबल हो। देखो e की पावर x स्क्वायर नॉन इंटीग्रेबल है, नहीं तो कहानी खत्म हो जाती यहीं। अगर इसको इंटीग्रेट कर पाते फिर क्या इनइक्वालिटी, फिर तो हम डायरेक्ट इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेते। बट सिंस इट इज नॉन इंटीग्रेबल, तो अब मैंने क्या बोला कि हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए, एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो e की पावर x स्क्वायर के आसपास हो प्लस नॉन इंटीग्रेबल हो। तो सबसे पहले मेरा थॉट कहां जाएगा, e की पावर x में। e की पावर x ऐसा फंक्शन है जो इसके आसपास है, मतलब अभी बताऊंगा ग्राफिकली कैसे आसपास है, और वो इंटीग्रेबल है। तो देखो अब ध्यान से देखना, मैं फिगर बना रहा हूं, तो इसको अडॉप्ट कर देते हैं, ठीक है। लिख लेना, ये स्टेटमेंट लिख के लिखना है करेक्ट, बट जो हमें प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मैंने बोला ये e की पावर, दिस इज e की पावर x स्क्वायर का ग्राफ, दिस इज 1, दिस इज e, दिस इज ब्लैक वन इज e की पावर x स्क्वायर। तो मैंने बोला कि मेरा जो एरिया निकाल रहे थे हम, वो क्या निकाल रहे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। लेट्स से मैं इसको नाम कर देता हूं ओ ए बी सी पॉइंट। ओ ए बी सी का रेक्टेंगल जो है उससे कम होगा इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। अब मैंने बोला कि जो e की पावर x है ना, उसका ग्राफ मैंने बोला इसी स्केल के अंदर बनाओ 0 to 1 में। तो 0 to 1 में क्या होगा, जो x होता है ना वो ज्यादा होता है x स्क्वायर से, क्योंकि फ्रैक्शन का पावर बढ़ाते हैं तो उल्टा छोटा हो जाता है टर्म। तो e की पावर x जो होगा दैट इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, सॉरी e की पावर x स्क्वायर। ये चीज समझना, फॉर 0 to 1 ओनली एनालिसिस कर रहे हैं। फॉर 0 to 1 x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर, पक्की बात, 100% बात है। फिर मैंने बोला अगर ये x जो बड़ा होगा x स्क्वायर से, तो पक्का e की पावर x e की पावर x स्क्वायर से बड़ा होगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो इंक्रीजिंग होता है। अगर x बड़ा तो e की पावर x बड़ा। तो अब मैं इसी के अंदर उसका ग्राफ बनाऊं तो देखो कैसे बनेगा। देखो ये वैल्यू तो सेम रहेगी, e की पावर x 0 पे 1 देगा
और x इजिकल टू 1 पे 1 देगा, तो ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, बट इनके बीच में e की पावर x जो ग्राफ होगा वो ऊपर होगा e की पावर x स्क्वायर ग्राफ से, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब देखो, अब मेरा जो एरिया बाउंडेड आ रहा है e की पावर x, दैट इज मोर क्लोजर टू द एक्चुअल विच इज आस्क्ड हियर। अब मेरा एरिया क्या आ रहा है अकॉर्डिंग टू द फिगर, ये वाला एरिया देखना पूरा। चलो मैं इसको एक काम करता हूं, ऐसे नंबरिंग कर देता हूं, ऐसे नंबरिंग कर देता हूं। चलो नंबरिंग से समझा दो, मजा आएगा। मैंने बोला लेट्स से ये वाला जो रीजन है इसको 1 बोल देता हूं, इसको रीजन 2 बोल देता हूं, दिस इज रीजन 2 और दिस इज रीजन 3। अब सुनना ध्यान से, उसने मुझे पूछा है एरिया ऑफ रीजन 3 इस क्वेश्चन के हिसाब से। मैंने इससे पहले वाला जो प्रूफ देखा उसमें क्या प्रूफ किया मैंने, दैट एरिया ऑफ रीजन 3 इज बेसिकली लेस देन 1 + 2 + 3। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। अब लेकिन अगर मैंने e की पावर x की मदद ले रहा हूं तो मैंने अपने आंसर को और क्लोज लाया एक्चुअल आंसर के, क्योंकि अब मैं e की पावर x का एरिया क्या बोलूंगा, एरिया 2 + 3। पहले मैं 1 को भी साथ में ले रहा था, बट उतना उसका यूज ही नहीं है, वो उसको हटा के मैं अपने आंसर को और क्लोज ला रहा हूं एक्चुअल आंसर की तरफ। तो मैं बोलूंगा e की जो एरिया 2 + 3 जो है 2 + 3 दैट इज ग्रेटर देन एरिया अंडर द कर्व 3। ये पूछा था, अब 2 + 3 का देख लेते हैं एरिया क्या है। दैट इज नथिंग बट e की पावर x dx विच इज इंटीग्रेबल। और मुझे ऑफकोर्स ऐसा ही चूज करना है जो इंटीग्रेट हो पाया, ऐसा नहीं कोई भी उठाया और कर दिया, बिल्कुल नहीं। वी हैव टू टेक द अप्रोक्सीमेट फंक्शन उसके आसपास हो और इंटीग्रेबल हो। अभी एक और क्वेश्चन लूंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो फाइनली आ गया आंसर, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x 1 रखोगे तो e आएगा, 0 रखोगे तो 1 आएगा, तो फाइनली यू विल गेट e - 1 दैट लेस देन e - 1। आई होप क्लियरिटी आ रही होगी कि रेक्टेंगल से क्यों नहीं काम चला। काम इसलिए नहीं चला क्योंकि हमें और उसने बोला कि और एक्यूरेट आंसर की तरफ मूव करो। मेरे को प्रूव करना है x लेस देन 5 और मैंने प्रूव कर दिया x लेस देन 8। वो बोल रहे नहीं थोड़ा और आओ, 5 के पास आओ, ठीक है ना। चलो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क दूंगा, देखते हैं तुम लोगों में से कौन करता है, ठीक है। तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं तुमको। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx डिवाइडेड बाय √4 - x² प्लस x की पावर 5 is less than π/6 and is greater than half, is less than π/6 and greater than half। एक मिनट देख लेता हूं कहां गया, हाँ, हाफ 0 to 1 dx 4 - x² प्लस x की पावर 5, बिल्कुल करेक्ट है, परफेक्ट है क्वेश्चन। करो पहले पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। और इसी कैटेगरी के बाद तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आज ही, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इंटीग्रेशन पे आया, क्या ये इंटीग्रेट हो पाएगा, नहीं, x की पावर 5 इन्वॉल्व है रूट के अंदर, वो भी तो 5 डिग्री पॉलिनॉमियल है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेट तो हो नहीं पाएगा ये। अच्छा, फिर मैंने बोला कि प्रॉब्लमेटिक टर्म कौन सी है, फिर मेरा आंसर आएगा x की पावर 5 इज द प्रॉब्लमेटिक टर्म। क्यों भाई, क्योंकि x की पावर 5 नहीं होता तो ये इंटीग्रेट हो जाता, 4 - x² तो इंटीग्रेट हो जाता, वो sin इनवर्स x/a टाइप, क्योंकि 4 - x² होता तो उससे हो जाता। इसका मतलब दिस इज द प्रॉब्लमेटिक टर्म, दिस इज द प्रॉब्लमेटिक टर्म, प्रॉब्लमेटिक टर्म, ठीक है ना। स्पेलिंग नहीं आती मुझे प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, प्रॉब्लम है मुझे इसकी स्पेलिंग में, ठीक है। हाँ, तो क्या करें हम, अगर x की पावर 5 नहीं होता तो मैंने बोला कि मैं कर देता, तो ठीक है कर देते हैं। तो हम क्या करें, अब मैंने बोला चलो हम इस फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, इसको फिर अंडर रूट रेसिप्रोकल तो कर लेंगे जैसे हर बार करते आ रहे थे। तो पहले 4 - x² जो है प्लस x की पावर 5, जैसे अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था, e की पावर x जो है, e की पावर जो x² है दैट इज लेस देन e की पावर x। इसी तरीके से मुझे इसको अप्रोक्सीमेट करना है दो फंक्शन के बीच में, बिकॉज इधर दोनों साइड दे रखा है, इधर तो एक ही साइड दे रखा था कि लेस देन e - 1, इधर दोनों साइड दे रखा है। इसका मतलब मुझे दो फंक्शन चूज करने, ध्यान से सुनना, इसी में दिमाग खर्च होगा कि मुझे दो फंक्शन चूज करने, एक तो इससे बड़ा हो और एक इससे छोटा हो, एंड ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वो इंटीग्रेट हो पाए, ऐसे फंक्शन चूज करना है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करें देखना ध्यान से, बहुत दिमाग वाला पार्ट है ये, ध्यान से सुनो। मैंने बोला 0 to 1 में, फॉर 0 to 1
एक्स स्क्वायर जो होगा वो बड़ा होगा एक्स की पावर 5 से, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्स स्क्वायर बड़ा होगा, बिकॉज पावर बढ़ाएंगे तो उल्टी चीज घटेगी, बिकॉज लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1, मतलब फ्रैक्शन है, तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5 से बड़ा होगा। तो ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है, ओवरऑल ये जो क्वांटिटी है वो मैं बोल रहा हूं 4 से छोटी होगी। इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? दिस इज लेस देन 4। सोचो मन में, क्योंकि 4 अब आ रहा है इस वाले टर्म पे, मैंने बोला एक्स की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ए नेगेटिव टर्म। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज, तो बड़े के आगे नेगेटिव लगा है, छोटे के आगे पॉजिटिव लगा है, तो रिजल्टेंट इज नेगेटिव। तो 4 माइनस सम नेगेटिव क्वांटिटी इज नथिंग बट 4 से छोटा, तो लेस देन 4। तो चलो इससे कुछ तो आया, लेस देन 4 आ गया। अब इधर आते हैं, मुझे एफ एक्स की पावर 5 प्रॉब्लमेटिक टर्म है, तो मैंने बोला ये तो एक एनालिसिस हुआ, अब मैं इसी को ले रहा हूं 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5। अब मैंने बोला कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिया, इसको लिया। अब मैंने बोला ये जो क्वांटिटी है एक्स की पावर 5 0 to 1 में पॉजिटिव होगी, तो दिस प्लस सम पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन दिस। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि इसमें एक्स की पावर 5 कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा तो थोड़ी इससे तो बड़ी होगी। आई होप क्लियर? तो यही सोचना मेन काम है। अब तो कुछ नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। उसके बाद तो क्या करो, अंडर रूट लो, रेसिप्रोकल ले लो, इंटीग्रेट कर दो। इसका भी इंटीग्रेशन सिंपल है, इसका भी इंटीग्रेशन सिंपल है, अंडर रूट के अंदर रेसिप्रोकल लेने के बाद। आई थिंक क्लियर है? तो यही दिमाग लगाना था। चलो अब आते हैं इसके प्रॉपर आगे प्रोसीड करते हैं। तो अंडर रूट ले लिया क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट ले लिया। अब रेसिप्रोकल लेंगे तो इनइक्वालिटी विल चेंज, तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5 इज लेस देन 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर देन 1 बाय रूट 4। तो बेसिकली क्या हुआ, इस फंक्शन की, अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये मिनिमम वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे नहीं, वो रेक्टेंगल के। तो अब मैं क्या करूं, इसको इंटीग्रेट, अब ऐसे बोलो इसको कि fx जो है वो gx और hx के बीच में लाई कर रहा है, तो उसका एरिया बाउंडेड भी उन दोनों के बीच में लाई करेगा, ऐसे बोल लो। तो इंटीग्रेट लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, 0 to 1। तो ये तो सिंपल हो गया, देखो आ भी गया, 1 by रूट 4 इज 1 by 2, 1 by 2 into 1, 1 by 2 आ गया। और ये मेरा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स एक्स बाय, तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाय x इज एयर x, a इज 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, तो 1 पे क्या होगा, साइन इनवर्स हाफ विच इज नथिंग बट पाई बाय 6, साइन इनवर्स 0 is 0, तो पाई बाय 6 आ गया, हाफ से पाई बाय 6। तो वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को इसी कैटेगरी का होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है ना। कोई रेफरेंस कहीं से कुछ नहीं लेना है, खुद से करना है, और लेट मी नो द सॉल्यूशन, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे मुझे बताना। और कल का भी मेरे को बहुत कम लोगों ने सेंड किया, कल का जो मैंने क्वेश्चन दिया था, और डिस्कशन करना ही भूल गया मैं अभी, ठीक है ना। वो 1 माइनस कल दिया था मैंने, एक बाइनोमियल सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का, ठीक है ना। चलो उसको कल की क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन डिस्कस। अभी है क्या मेरे पास, चलो है, कर ही लेते हैं, काम करते हैं उसको। पहले एक क्वेश्चन लिखो, होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन इज प्रूव दैट वही इनइक्वालिटी 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन पाई रूट 2 बाय 8 एंड ग्रेटर देन पाई बाय 6। करना है इसको, टाइम देना, ठीक है ना। डोंट टेक हेल्प, खुद से करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। देखते तुम्हारा कितना माइंड, मतलब और रियली में ये क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा दिमाग खर्च होता है, क्योंकि क्या है बेसिकली हमें दो चीजें हैं, याद है जैसे सैंडविच थ्योरम टाइप की चीज, कि हमें दो फंक्शन अप्रोक्सीमेट करने हैं, एक इससे बड़ा एक इससे छोटा, प्लस एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि जो हमने अप्रोक्सीमेशन फंक्शन निकाले उनकी लिमिट से इवैल्यूएट हो पाए और वो बराबर भी आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, इधर बराबर की चीज नहीं है, लेकिन कम से कम इधर ये है कि वो इंटीग्रेट होना चाहिए जो हमने फंक्शन एज्यूम की है। क्लियर है? काफी कुछ वैसी चीज है ना। लिमिट्स में क्या करते थे हम, जो सैंडविच थ्योरम में एक फंक्शन था उसकी लिमिट निकालना होता था, उसकी डायरेक्टली तो निकल नहीं पा रही होती थी, तो हम क्या करते थे, दो फंक्शन एज्यूम करते थे जो इससे एक इससे बड़ा एक इससे छोटा, और जिनकी लिमिट्स हम निकाल पाए, बट उसमें एक एक्स्ट्रा और चीज थी, लिमिट्स निकाल पाए के साथ साथ वो लिमिट्स बराबर भी आना चाहिए। इधर इतना है कि बस दो फंक्शन एज्यूम करना है, एक इससे छोटा एक इससे बड़ा, प्लस वो इंटीग्रेबल हो जाए। आई होप क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक काम करते हैं, नेक्स्ट में ही करते हैं, ठीक है ना। बाकी एक बार और टाइम देता हूं तुम लोगों को, वो जिसने भी नहीं किया ट्राई, लास्ट क्लास में जो होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो करना, और इसको तो जरूर करना, भले वो भूल जाओ, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट्स इट, ओके, थैंक यू।